हाँ जी, सभी को नमस्कार। शिक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और आज हम करेंगे आरपीएससी द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों का विश्लेषण। ये सिर्फ एक प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन मात्र नहीं है, आगामी परीक्षाओं के लिए ये बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि सिर्फ उत्तर ही नहीं बल्कि हम सभी विकल्पों पर विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसी क्रम में हम बढ़ते हैं प्रथम प्रश्न की तरफ। देखिए, किस शब्द में हाँ जी, किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? जब भी आप मूल प्रश्न पत्र को हल करें उस समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि है या नहीं है, इसे आप स्पेशल मार्क कीजिएगा। इसका फायदा ये होता है कि कई बार हम कुछ पढ़ अलग लेते हैं, उत्तर कुछ अलग पॉइंट कर देते हैं, ये समस्या आपके साथ नहीं आएगी। तो किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, स्थानीय, इसका विग्रह करने पर शब्द बनेगा स्थान धन ईय। स्थान धन ईय, स्थानीय। दर्शनीय में देखिए, संस्कृत की दृश धातु होती है, दृश, और उसमें अनीय प्रत्यय है। दृश धातु में अनीय प्रत्यय लगने से बनता है दर्शनीय। माननीय की तरफ, मान धन अनीय, माननीय। न में जब अ का संयोग होता है न पूरा हो जाता है। और रमणीय, तो ये भी संस्कृत की धातु है रम, जो विचरण से संबंधित है, और उसमें अनीय प्रत्यय लगने से रमणीय शब्द बनता है। तो इस प्रकार दृश धन अनीय, मान धन अनीय, रम धन अनीय। तो इस प्रश्न का उत्तर है स्थानीय। स्थान में ईय प्रत्यय लगने से स्थानीय शब्द बना है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का समानार्थक नहीं है? तो एड्रेस का मतलब अभिभाषण भी होता है, एड्रेस का मतलब संबोधन भी होता है, और एड्रेस का मतलब मानपत्र भी होता है। हालांकि इसमें भी रमणीय नहीं है, और जो मूल प्रश्न पत्र था उसमें रमणीय की जगह कोई अन्य विकल्प था, निवारण। हाँ जी, तो मूल प्रश्न पत्र में यहाँ निवारण शब्द था। ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। तो निवारण में भी एड्रेस निवारण का पर्याय कभी नहीं होता है। तो इस प्रश्न में सही उत्तर होगा, आप नहीं को मार्क करके चलेंगे, अभिभाषण, संबोधन और मानपत्र तो है, और एड्रेस का मतलब रमणीय या निवारण ये नहीं होता है। तो इसमें विकल्प संख्या 4 सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। यानी कुछ शब्द आपको शुद्ध मिलेंगे, कुछ में अशुद्धि होगी। पहला विकल्प है धातव्य, तो ये शुद्ध नहीं है, ये इस प्रकार लिखा जाएगा ध्यातव्य। ध्यातव्य शुद्ध है, और औदार्य सही है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। सानिध्य को ध्यान से देखिए, इसमें आधा न और आएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा सानिध्य। प्रवर्तक शुद्ध है, और यौवन ये भी शुद्ध है। तो हमारी विकल्प संख्या रहेगी 2, 4 और 5। 2, 4 और 5 ये रहा, और ध्यातव्य और सानिध्य को आप ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक है? यहाँ नहीं पूछा गया है, आपको है पे गौर करना है। तो अंक के अर्थबोधक, आप इसमें ध्यान दीजिए, अंक का मतलब गोद भी होता है और अंक का मतलब धब्बा भी होता है। तो विकल्प संख्या 4 है वो सही है। नाटक के एक खंड को तो जरूर अंक कहा जाता है, पर बाकी विकल्प त्रुटिपूर्ण है। अगले प्रश्न को देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है?
आप अशुद्ध को मार्क कीजिए। कदापि, कदा धन अपि, जगजननी, जगत जननी, चिदानंद, चित धन आनंद, वीरांगना, वीर धन अंगना। तो इसमें बहुत ही माइनर सी गलती है, ऐसी त्रुटि को पकड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। जगत में हलंत आएगा, बाकी सभी विकल्पों में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन जग जननी में जगत में हलंत आएगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप यूं लिखते हैं जगत हलंत के साथ, तब इसका अर्थ होता है संसार, दुनिया, भव, संसार। अगर आप ये हलंत लगाना भूल जाते हैं तब क्या होता है? अगर आप इस प्रकार जगत लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है कुएं की मुंडेर। कोई भी कुआं है उसके चारों तरफ जो दीवार बना दी जाती है उसे जगत कहते हैं। तो इसका अर्थ होगा कुएं की मुंडेर। सिर्फ एक हलंत लगने या न लगने से बिल्कुल अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो अशुद्ध किसमें है? जगत धन जननी हलंत का प्रयोग कीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हम सफर, हम इसमें उपसर्ग है। हम उम्र, एक ही उम्र के। हम लोग और हम वतन। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम उपसर्ग है, हम उम्र में भी है, हम वतन में भी है, लेकिन हम लोग में तो लोग क्या होते हैं? लोग संज्ञा है। आप इसे संज्ञा मार्क करेंगे। हाँ जी, लोग क्या है? लोग संज्ञा है। और हम सर्वनाम है। हम क्या है? सर्वनाम। हम क्या है? सर्वनाम। तो इस प्रकार ये विकल्प क्या बन जाता है? वह सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व आ जाए। ध्यान दीजिए, वह सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व आ जाए वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ संज्ञा से पूर्व विशेषण आने पर सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण बन गया है। यहाँ जो हम हैं वो उपसर्ग नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा और बाकी सभी विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? उद्धत, उग्र, अग्र, पश्च, अतिथि, आतिथेय और आह्लाद, विषाद। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, आप इसे समझ गए होंगे। उद्धत और उग्र हैं, ये समानार्थक है। तो इसका विकल्प विलोम शब्द क्या होगा? विनीत। हाँ जी, उद्धत का विनीत, अग्र, पश्च, अतिथि, आतिथेय, आह्लाद और विषाद, ये सभी विकल्प शुद्ध हैं। अगले प्रश्न को देखिए। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? हमें शुद्ध की तरफ ध्यान देना है। पहला विकल्प है सीमांत। अशुद्धि सामने ही नजर आ रही है। सीमा धन अंत मिलकर बनता है सीमांत, और सीमा में मात्रा हमेशा ही दीर्घ होती है। तो यहाँ सीमांत इस प्रकार लिखा जाएगा। श्रीमती, स्त्रीबोधक जितने भी शब्द होते हैं उनकी जो मात्रा है वो भी दीर्घ होगी। और ऐसे कहा भी जाता है कि नारी और बीमारी कभी छोटी नहीं होती। बीमारी में भी मात्राएं बड़ी आती हैं, और नारी सूचक या स्त्रीवाचक जितने भी शब्द हैं उन सब में भी मात्रा बड़ी होगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। श्रीमती इस प्रकार लिखा जाएगा। वैमनस्य और विरहणी शुद्ध है, यहाँ कोई त्रुटि नहीं है। लोकेशणा, लोकेशन ही है सिर्फ, तो
लोक धन एषण से बना है लोकेशन, और ये इस प्रकार लिखा जाएगा। लोकेशन, ठीक है। ल पे 2 मात्राएं आएंगी। महात्म्य में एक छोटी सी त्रुटि है कि म है वो भी आधा आएगा, आप इस प्रकार लिखिएगा, महात्म्य, महात्म्य, ठीक है। रवि धन इंद्र से मिलकर बना है रविंद्र, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो जब रवि और इंद्र मिलेंगे तो रविंद्र इस प्रकार लिखा जाएगा, दीर्घ संधि के अंतर्गत, और प्रतिदिन शुद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2। अगले प्रश्न को देखिए। इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थक असंगत है, यानी त्रुटिपूर्ण को छांटना है। पहला है मेमोरेंडम, स्मरण पत्र, मर्जर, विलयन, कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्राचार, ऑब्लिगेटरी, बाध्यकर। तो इसमें जो पहला विकल्प है ये त्रुटिपूर्ण है। कैसे? स्मरण पत्र कहते हैं रिमाइंडर को, तो फिर मेमोरेंडम का क्या अर्थ होगा? मेमोरेंडम का अर्थ होगा ज्ञापन। और इसे भी ज्ञापन की बजाय ज्ञापन अगर उच्चारित किया जाए तो अधिक शुद्ध है, क्योंकि ये जो ज्ञ हम समझते हैं ये ज धन ङ से बन के बनता है, तो ये ज्ञान शुद्ध उच्चारण है बजाय ज्ञान के। उसी प्रकार ज्ञापन की बजाय ये ज्ञापन अधिक शुद्ध है। खैर, तो असंगत की बात करेंगे मेमोरेंडम यानी ज्ञापन, और स्मरण पत्र कहेंगे रिमाइंडर को। अगले प्रश्न की तरफ। किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? आप नहीं को पुनः मार्क करेंगे। विकल्प संख्या 1 है अभिषेक, तो यहां थोड़ी त्रुटि है, अभिषेक इस प्रकार लिखा जाना चाहिए था। धनुष टंकार, यहां भी थोड़ी सी त्रुटि है। धनु है धन टंकार मिलकर बनता है धनुष टंकार, पर वो इस प्रकार लिखा जाए। षटकोण का आगम होगा, सॉरी टंकार, ओके, धनुष टंकार। धनुष टंकार सही है। और सत धन आनंद मिलकर बनेगा सदानंद, और यहां भी त्रुटि है, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था, तो कचित नहीं है, ये किम धन चित मिलकर बनेगा किंचित। इसे इस प्रकार लिखिएगा किंचित। तो ये प्रश्न डिलीट हो गया था, यहाँ कई सारी त्रुटियां थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्र उपसर्ग से रहित शब्द है, यानी वह शब्द जिसमें प्र नहीं लगा है। पहले विकल्प को देखिए, अप्रकाशित, अ धन प्रकाश, और इत इसमें प्रत्यय है इत, और प्रकाश में भी प्र उपसर्ग है, तो ये विकल्प तो सही नहीं है। प्रीति, प्रीति मूल शब्द है, उत्तर यही रहेगा। प्रेक्षक, प्रधन इक्षक से मिलकर बना है प्रेक्षक, प्रधन इक्षक। इस प्रकार प्रारंभ, प्रधन आरंभ, प्रधन आरंभ से मिलकर बनता है प्रारंभ। तो यहाँ प्रीति मूल शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए। किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है? सदगति, सत धन गति, अत्याचार, अति धन आचार। अति धन आचार, अत्याचार, अधिकाधिक, अधिक धन अधिक, यहां संयोग हुआ है प्रोत्साहन, प्र धन
उद और साहन। तो इसमें प्र जब उद में मिला है, प्रोत बना है, तो यहाँ गुण संधि है और यहाँ व्यंजन। तो इस प्रकार यही वो विकल्प है जिसमें एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है। हिंदी विषय के विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही सरल प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ। किस विकल्प में पुरुष, ये पुरुष नहीं है, यहाँ परुष शब्द आना चाहिए। परुष यानी कठोर, पुरुष यानी नर। तो परुष और पुरुष शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। नहीं को मार्क कीजिए। परुष जो कठोर है उसे कर्णकटु भी कहा जा सकता है। पुरुष यानी नर यानी मनुष्य, सही है। परुष यानी ठोस, सही है। और पुरुष यानी ईश्वर, वेदों में ईश्वर को पुरुष कहा गया है। और परुष यानी श्रेष्ठ नहीं होता है, और पुरुष यानी नापतोल भी नहीं होता है। तो ये विकल्प ही सही है। और परुष यानी रूखा सूखा, बिल्कुल सही। और पुरुष यानी आत्मा। तो इस प्रश्न में विकल्प संख्या 3 है, वो परुष और पुरुष का अर्थभेद नहीं है। अंग्रेजी के किस पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है? ठीक है, रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास, ये बिल्कुल सही है। पुनर्वास यानी पुनः बसाना। और टेम्परामेंटल, कलह प्रिय, यहाँ अशुद्धि आ गई है। टेम्परामेंटल यानी कलह प्रिय नहीं होता है। टेम्परामेंटल को आप इस प्रकार समझ लीजिए, तुनक मिजाज, जो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाए और बहुत जल्दी क्रोध भी जिसे आ जाए, तो इसे आप तुनक मिजाज कहिएगा। टेम्परामेंटल यानी तुनक मिजाज, जिनका पता ना चले वो कब किस मोड में स्विंग कर जाए। ठीक है, तुनक मिजाज। और टाइटल यानी उपाधि होती है। पेरिफेरी यानी परिधि होती है। तो इस प्रश्न में विकल्प संख्या 2 है, वो सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखिए। व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध को मार्क कीजिए। वह जानते हैं, जानते हैं को देखते ही समझ आ गया है कि यहाँ वह की बजाय वे आना चाहिए। वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। सभी छात्रों में सोहन श्रेष्ठ है, सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। तो इसमें विकल्प संख्या जो 1 है वो उत्तर है। अगले प्रश्न को देखिए। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से निर्मित शब्द है। हमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही छांटने हैं। कुटिल, धनता, सुंदर, धनता, वैश्विक, विश्व धन इक से मिलकर बना है वैश्विक, विश्व धन इक। इसमें सिर्फ प्रत्यय है, विश्व धन इक, वैश्विक, एक प्रत्यय है। विधायक, हाँ जी, ये विकल्प सही है। इसमें वि उपसर्ग है, अक इसमें प्रत्यय है। और अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो शब्द बनेगा विधे धन अक, विधायक। अयाधि संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्द युग्मों में से किसका अर्थ भेद असुमेलित है, यानी कि सही नहीं है? वर्ण का अर्थ रंग, बिल्कुल सही है। व्रण का अर्थ होता है घाव, बिल्कुल सही है। चपल और चपला, बिजली और चंचल। देव यानी देवता और दैव यानी भाग्य। हिंदी में एक उक्ति आती है, दैव दैव आलसी पुकारा। जो आलसी लोग होते हैं वो भाग्य का रोना रोते हैं। यहाँ भी शुद्ध है। तर्क यानी युक्तिपूर्ण, नहीं, हेतुपूर्ण युक्ति। और तक्र का मतलब छाछ होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ क्या गड़बड़ है, ध्यान दीजिएगा। चपल का अर्थ होता है चंचल और चपला का अर्थ होता है बिजली। क्रम को भंग कर दिया गया है। अगर क्रम सही होता तो यहां भी गलती नहीं थी। विकल्प संख्या 2। अगले प्रश्न को देखिए। किस विकल्प में सही संधि नहीं है? आप ये हैबिट बनाइएगा भी, जहां भी नहीं आए उसको मार्क कीजिएगा। अशुद्धि होने की
संभावना फिर 0 हो जाती है। सत धन मति सम्मति पहले ही गड़बड़ दिख गई है। इसका जो विग्रह होगा वो समधनमति होगा। फिर भी आगे देख लेते हैं। सुधन अल्प स्वल्प सही है। लघु धन उत्तर लघुत्तर बिल्कुल सही है। उत धन शिष्ट उच्छिष्ट बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखिए। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? प्रव्रज्या, मृगमरीचिका, अविच्छिन्न, यहां तो कोई त्रुटि नजर नहीं आ रही है। कार्यकारिणी, हाँ ये शुद्ध नहीं है, इसको इस प्रकार लिखिएगा, कार्यकारिणी। कारिणी नहीं होता है, कारिणी होता है। उल्लेखित, यहां भी त्रुटि है, ये इस प्रकार लिखा जाएगा, उल्लिखित। हतोत्साह ठीक है। चरमोत्कर्ष, यहां भी अशुद्धि है। चरम धन उत्कर्ष मिलकर बनता है चरमोत्कर्ष, ये इस प्रकार लिखिए, चरमोत्कर्ष। ठीक है। हाँ जी, पूर्व ग्रह नहीं होता है, पूर्व धन आग्रह मिलकर बनता है पूर्वाग्रह। यानी हम किसी के बारे में कोई पहले से ही धारणा बना लेते हैं, वो पूर्वाग्रह होता है कि ये तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। अंग्रेजी में इसे बायस्ड कहते हैं। बट मेहता, हाँ मूल प्रश्न पत्र में ये मेहता विकल्प था। ठीक है, तो इसका 19 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प संख्या 1। ये सभी शब्द हैं वो शुद्ध हैं। अगले प्रश्न को देखिए। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द सही नहीं है? थोड़ी सी त्रुटि आप यहां भी देख लेंगे। ये इस प्रकार लिखा जाएगा, परिभाषा धन इक पारिभाषिक। यहां पारी कीजिएगा, पारिभाषिक, ये शुद्ध रूप है। श ये नहीं आएगा। हाँ जी, ऑप्शन है रेटिफिकेशन, अनुस्मर्थन, वर्बेटिम, शब्दश, परसेंटाइल, प्रतिशतांश। यहां गड़बड़ है भाई, ये होता है प्रतिशतता, प्रतिशतता। और अंतिम विकल्प है स्टैट्यूटरी, सांविधिक, ये शुद्ध है। तो विकल्प संख्या 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कुफल, कुमार्ग, कुरूप और कुसुम। कुधन फल, बुरा है जो फल। कुधन मार्ग, बुरा है जो मार्ग। कुधन रूप, बुरा है जो रूप। लेकिन कुसुम यानी फूल होता है, यहाँ कु है वो उपसर्ग नहीं है। तो विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए। किस विकल्प का विलोम शब्द युग्म असंगत है, यानी कि शुद्ध नहीं है? अनुराग, विराग, उचित, अनुचित, श्वेत, श्याम, अमल और विमल, ये समानार्थक आ गए हैं। अमल और विमल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा मलिन। एक मल से युक्त है और एक मल से रहित है, मलिन। तो विकल्प संख्या 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? सच्चित, सदधनचित, अनुच्छेद, अनु और छेद, निरोग, नी और रोग, भानुद्य, भानु और उद्य। देखिए यहां त्रुटि है, सच्चित, सत धन चित्त होता है। सत में चित्त आप जोड़ेंगे, सच्चित बनेगा। अनुच्छेद,
ये सही है। अनुधन छेद में आधे च का आगम हो जाएगा और अनुच्छेद शब्द बन जाएगा। निरोग में त्रुटि देखिए, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नी है धन रोग, निरोग होता है, तो यहाँ अशुद्धि है और फिर नी की मात्रा भी बड़ी हो जाएगी। भानुद्य, भानु धन उद्य, यहाँ त्रुटि आ गई है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है और जो भानु है वो ह्रीस्व मात्रा लेकर शुद्ध लिखा जाता है और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाते हैं। दीर्घ संधि का उदाहरण है भानु धन उद्य। तो इसमें विकल्प संख्या 2 है, वो सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए, व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि फिर हमें त्रुटि ढूंढनी है। देखिए अतिशयोक्ति, यहीं गड़बड़ दिख गई है। कैसे? इसका विच्छेद रहेगा अतिशय धन उक्ति, यानी वह उक्ति, वह कथन जो बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, अतिशय। और जब इससे मूल शब्द बनेगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा, अतिशयोक्ति। अति, इसमें जो श है वो आधा कर दिया गया है, श पूरा रहेगा, अतिशयोक्ति, इस प्रकार लिखिएगा। दंपति, ये शुद्ध है, सरोजिनी शुद्ध है, प्रदर्शनी शुद्ध है। कुछ विद्यार्थी से प्रदर्शिनी कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रदर्शनी ही शुद्ध होता है। तो इसमें विकल्प संख्या 1 है, वो सही उत्तर रहेगा। और अंतिम प्रश्न को देखिए, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का हिंदी समानार्थक सही नहीं है? और नहीं को पुनः मार्क कीजिए। इक्विपमेंट उपस्कर, कंटिंजेंसीज निरंतरता, अब्रोगेशन निराकरण, इम्पोजिशन अधिरोपण। ठीक है, तो यहाँ इस विकल्प में त्रुटि है, कंटिंजेंसीज निरंतरता नहीं होती है और बाकी सभी जो विकल्प हैं वो शुद्ध हैं। चलिए, ये प्रश्न पत्र हल हो गया है। धन्यवाद।